टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगी जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी और हम मिलकर के आपको कई सारी अहम बातें बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स से जुड़े हर सवाल का एक ही जवाब, AI कर साथी। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है AI चैट बोर्ड। आखिर कितना कारगर होगा आपके लिए बताएंगे शो में आगे। लाइफ पार्टनर को लोन देना बेहतर है या गिफ्ट? टैक्स प्लानिंग के लिहाज से क्या है बेहतर? साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेच रहे हैं तो बेचने पर क्या आपको देना होगा इनकम टैक्स? इन सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल, वो है AI चैट बोर्ड को लेकर के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स के सहूलियत के लिए AI चैट बोर्ड लॉन्च किया है। अब ये चैट बोर्ड जो है माना यह जा रहा है कि आपके हर उलझनों को, आपके हर कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। तो क्या वाकई में दूर करेगा क्या? ऐसा करते हैं, पहले समझ लेते हैं गौरी से आखिर ये AI चैट बोर्ड है क्या। कर साथी नाम है, क्यों? बिल्कुल लक्ष्मण, कर साथी नाम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक AI चैट बोर्ड लॉन्च किया है। और मुझे ध्यान है कि कई बार हम अपने शो में ये डिस्कस करते थे कि AI की मदद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिसेस इशू कर रहा है। वो टैक्स इवेजन को पता कर पा रहा है AI की मदद से, और नोटिसेस भर भर के पिछले साल हमने देखे टैक्स पेयर्स को आए। तो वहीं हम बात करते थे कि कहीं ना कहीं AI का यूज़ इनकम टैक्स पेयर्स के बेनिफिट के लिए भी होना चाहिए, और ये चैट बोर्ड इनकम टैक्स पेयर्स के बेनिफिट के लिए आया है। इस चैट बोर्ड के अंदर अगर आप देखेंगे, बहुत ही कन्वीनियंट चैट बोर्ड है। आप उसमें कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। आपका कोई जेनरिक सवाल है इनकम टैक्स लॉ को लेके, पुराने एक्ट को लेके, नए एक्ट को लेके, आप वो पूछ सकते हैं। आप रिटर्न फाइलिंग को लेके कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं। आप अपनी स्पेसिफिक कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई नोटिस आया है, आप उसके लिए कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं कि इसका रिप्लाई आपको कैसे सबमिट करना है, कब तक करना है, वो सारी ही चीज़ें आप इनकम टैक्स के जो AI बेस्ड चैट बोर्ड है इसमें पूछ पाएंगे। इसमें दो सवाल है। एक तो AI चैट बोर्ड मिलेगा कहाँ? क्या हम इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाना पड़ेगा या फिर कोई हम ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी वेबसाइट को बदल दिया है। आप देखेंगे एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है, बिल्कुल अलग इंटरफेस है। और उसी में जब आप होम पेज पे नीचे राइट साइड पे देखेंगे, एक छोटा सा आपको चैट बोर्ड बना हुआ दिखेगा। उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली विंडो खुल जाएगी। उसमें आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। अगर आप खुद से टाइप नहीं करना चाहते हैं, आप ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी कन्वीनियंट है। एंड आने वाले समय में मुझे लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें और चेंजेस करेगा और यूजर फ्रेंडली बनाएगा, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम से चैट बोर्ड सॉल्व कर पाएगा। मैं बेसिकली एक दो सवाल और पूछूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समझाइए कि मान ली AI चैट बोर्ड में कोई चीज़ डालते हैं तो वो चीज़ें हमारे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच ही रहेगी, इसकी क्या गारंटी होती है? क्योंकि आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि कुछ AI किसी एप्लीकेशन में डालते हैं, चीज़ों को पूछते हैं, तो वो कई बार मतलब लीक होने का खतरा रहता है कि चूँकि वो कहीं ना कहीं एक बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहता है, चूँकि AI है वो। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम एक जेनरिक सवाल अगर इनकम टैक्स चैट बोर्ड से पूछ रहे हैं तो उसमें आपको एक जेनरिक सवाल मिलेगा। अब अगर आप अपना पैन रिलेटेड स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं, आप उसमें अपना यूज़र ID और अपना पासवर्ड डालेंगे, और उसके बाद आपको अपने पैन से स्पेसिफिक जवाब मिलेगा। ये कितना आपके लिए अच्छा हो सकता है, इन द सेंस कितना सिक्योर हो सकता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी AI टूल से ज़्यादा सिक्योर होगा। क्योंकि अगर आप बाकी AI टूल से, मैंने देखा बहुत लोग चैट GPT से या किसी और AI टूल्स में अपनी डेटा डाल के एडवाइस लेते हैं, उनसे डेफिनेटली ये ज़्यादा सिक्योर होगा। क्योंकि ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी सारी जानकारी है, और वहीं पर आप अपना यूज़र ID पासवर्ड डाल रहे हैं, तो लीक होने का, डेटा लीक होने का, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस बाकी AI टूल से डेफिनेटली कम है। तो इसमें हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि हम टैक्स बचाना चाहते हैं, हमारा ये कंडीशन है, बताइए कैसे बचाया जाए? आप इसमें सब कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आप जब इससे एडवाइस ले रहे हैं, आप किसी भी AI टूल से एडवाइस ले रहे हैं, फॉर दैट मैटर, सिर्फ AI का जो ये कर साथी चैट बोर्ड है इससे नहीं, आप
फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम एक प्रोफेशनल आपको एडवाइस देने का कर सकता है वो एआई को उस लेवल पे पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी कोई भी कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम है, कोई आपको नोटिस आया है जो आपको लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इन केसेस में अभी भी आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है। आप इस चैटबॉट का यूज़ तब कर सकते हैं जब आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं, कोई चीज़ वेरीफाई करना चाहते हैं, या कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं और ये आपको हेल्प करेगी अपने प्रोफेशनल से भी डिस्कस करने में। बट आप अपने प्रोफेशनल को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे इस चैटबॉट के जरिए, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। वही मैंने कहा, चैटबॉट आ गया तो फिर लोग सीए के पास जाएंगे नहीं जाएंगे? वो अभी ऐसा नहीं होगा, आने वाले समय ने में बता दिया कि हो हमसे सकता सवाल है। पूछना पड़ेगा, इनका टैक्स गुरु के पास आना ही पड़ेगा। बिल्कुल आना ही पड़ेगा। लेकिन ये कि छोटे छोटे उलझने आपको कोई कंफ्यूजन है वो वहाँ पे दूर कर देगा, रिटर्न फाइलिंग में हमारी मदद करेगा। बिल्कुल करेगा, और ये 24/7 चल रहा है। देखिए, आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, जो हेल्पलाइन पे आपको असिस्ट करने वाले लोग हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए अपने ऑफिस में बैठते हैं और उसी समय के लिए वो हेल्पलाइन भी चलती है। तो आप 24 घंटे आप एक्सेस कर सकते हैं। आप कभी भी जाइए, उसमें अपना सवाल पूछिए और आप अपना जवाब ले सकते हैं। आप रात को 11 बजे भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ये जवाब देगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि आपका प्रॉम्प्ट भी, और आप किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, आप कितनी सही जानकारी उनको दे रहे हैं, वो भी मैटर करता है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको जवाब देने के लिए शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी जो आपने मिस कर दी, तो जवाब हो सकता है सही ना आए। तो इसलिए मैंने कहा फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते आप इसके ऊपर। हेल्प लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छा टूल है। चलिए, ऐसा करते हैं, पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ दिनों तक, फिर आप भी इस्तेमाल करिए और देखिए, फीडबैक दीजिए कैसा रहता है, आपके हर सवालों का जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर बताइएगा तो हम लोग भी उसको इस्तेमाल करेंगे और बाकी लोगों के लिए शायद वो ज़्यादा इस्तेमाल करने लायक हो, क्योंकि एआई चैटबॉट तो है ही। मेरा अपना अनुभव है कि कई सारे कंपनियों के चैटबॉट को इस्तेमाल करते हैं, सपोज के एयरलाइंस के या फिर किसी कस्टमर केयर वालों के। एक लिमिट के बाद जाकर के वही घिसा पिटा जवाब देगा, वो बहुत ही स्पेसिफिक कस्टमाइज जवाब नहीं देता है। ये होगा और इसीलिए आने वाले समय में मुझे लगता है इसमें इंप्रूवमेंट होती रहेगी और जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होगी बेटर होता रहेगा। हालांकि इंप्रूवमेंट की एक सीमा जरूर होगी, क्योंकि वहाँ फिर एक प्राइवेसी कंसर्न आएगा कि आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। तो अभी नया नया आया है तो अभी कुछ क्रिटिसाइज ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी शुरुआत है, अच्छा हो तो ज़्यादा बेहतर है, टैक्स पेयर्स के उलझनों को दूर करने में मददगार साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं सबसे पहले आगरा, जहाँ से पंकज जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज जैन साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताया जाए क्या उलझन? बढ़िया है बहुत। हेलो जी, बताएं क्या उलझन है आपकी? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से हमारी टैक्स की जो रिलेटेड क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जी धन्यवाद। मेरा जो क्वेश्चन है वो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर था। हाँ। पहले तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स पे जो भी कैपिटल गेन्स था मैच्योरिटी तक अगर हम रखते हैं तो वो टैक्स एग्जाम्प्ट था फुली। हाँ। अभी रिसेंटली जो बजट है उसमें उसके ऊपर जो सेकेंडरी मार्केट से यदि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदते हैं तो उस पर एलटीसीजी एप्लीकेबल हो गया है। आई मीन कैपिटल गेन टैक्स अब वो एग्जाम्पशन नहीं रहा। बिल्कुल। तो इसमें यहाँ दो क्वेश्चन है मेरे कि क्या जो कैपिटल गेन्स एग्राइज होगा वो हम जो 1.25 लाख रुपए की एलटीसीजी की एग्जाम्पशन लिमिट है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर उसमें कोई कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन होता है तो क्या हम उसको इक्विटी से सेट ऑफ कर सकते हैं, या जैसे कोई लॉस होता है तो उसको नेक्स्ट ईयर जैसे हम इक्विटी के केस में करते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपका जो गोल्ड बॉन्ड है वो क्या सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है आपने या फिर प्राइमरी मार्केट से खरीदा? हाँ जी, कुछ मैंने ओरिजिनली जो इशू आया था उससे लिए थे और कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडरी मार्केट से भी खरीदे थे। चलिए ठीक है, गौरी क्या सलाह है? तो जो ओरिजिनली आपने लिए थे अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, मुझे लगता है आपको क्लियर है कि तब आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन क्योंकि पिछले बजट में सेकेंडरी मार्केट से अगर आपने परचेज किया है और अगर आप इसको मैच्योरिटी तक भी होल्ड करते हैं, उस केस में आपके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। तो जो भी आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सेकेंडरी मार्केट से बाय किए हैं उसको आप जब भी बेचेंगे, चाहे आप उसको मैच्योरिटी पे भी बेचें, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। यहाँ तक मुझे लगता है आपको भी क्लैरिटी है। जो 1.25 लाख की एग्जेम्पशन है वो हम देते हैं सिर्फ इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जिस पे एसटीटी पेड होता है। गोल्ड कभी भी उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता
करता तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको ये 1.25 लाख की एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि आप उसको लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं, तो लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। जो कैपिटल गेन के लॉसेस होते हैं उनका रूल अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस सेम रहता है। तो आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके अगेंस्ट आपका कोई भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है, वो दोनों ही आप इससे एडजस्ट कर पाएंगे। और अगर आप उस साल में आपका लॉस उसके बाद भी बच जाता है तो आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड और लॉस एडजस्टमेंट में कोई भी रोक नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपको मैच्योरिटी पे अगर आप अपसेल करते हैं, बिकॉज आपने सेकेंडरी मार्केट से लिया है, आपको टैक्स देना होगा। क्लियर है पंकज जैन साहब? बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसमें एक सवाल मुझे कन्फ्यूजन है। पंकज जैन साहब फोन लाइन पर बने रहिए, सुन भी लीजिएगा आप। क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में दो तरह के रिटर्न होते हैं। एक गोल्ड के प्राइसेस जो बढ़े हैं उसके रिटर्न हुए, और दूसरा हमें जो इंटरेस्ट बहुत मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है कितना 2.5%। तो दोनों ही एग्जम्पशन है, दोनों में भी नहीं। देखिए, जो 2.5% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो तो शुरू से ही टैक्सेबल रहा, उसमें टैक्स लगता है, उसमें कभी भी कोई एग्जम्पशन नहीं थी। वो तो हर साल आपको मिलेगा और हर साल आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होकर टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। बिल्कुल, और वो शुरू से है तो उसमें कोई चेंज नहीं है। ये जो गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज होने के एवज में जो मिलेगा वो आपको उसके लिए हम आपने बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगेगा, और वो 1.25 वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। और इसको हम किसी लॉस से सेट ऑफ कर सकते हैं। शेयर मार्केट से अगर हमें लॉस हुआ, क्योंकि शेयर मार्केट बीच में बहुत गिरा था, किसी ने लॉस बुक कर लिया है, तो उसके अगेंस्ट इस गेन को सेट ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल, और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर लॉस बच जाता है। कैरी फॉरवर्ड से याद आया कि लास्ट टाइम हमारे शो में कोहली साहब तो उन्होंने कहा था कि कैरी फॉरवर्ड के लिए आपको बड़े टाइम पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। बिल्कुल टाइम पे करना पड़ता है, और अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो अगले साल फिर आपको आपकी चेन टूट जाएगी, आप उसके बाद ले नहीं पाएंगे। इसलिए अगर कैरी फॉरवर्ड लॉस करना है, सेटल करना है, तो एकदम एक्सटेंशन और डेडलाइन बढ़ने का इंतजार मत करिए, समय से पहले फाइल कर दिया तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, वरना फिर आपको कैरी फॉरवर्ड या लॉस का फायदा आपको नहीं मिलेगा। ये भी बड़ा पते की बात है। ऐसा करते हैं, चलते हैं मुंबई, जहाँ से सैकत बराल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सैकत बराल साहब, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस किया? हाँ, मेरा नाम सईकत है, सईकत बराल। चलिए बताएं, क्या उलझन आपकी? जी, आप दोनों को नमस्कार। जी नमस्कार। उलझन ऐसा है कि एक्चुअली मैंने मैं कुछ प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, जिसके तहत मैं बिल्डर को कुछ पैसा दे चुका हूँ, जो कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर है। एंड मैंने उसके कंसेक्यूटिव जो है एक मैं इनहेरिटेड कुछ प्रॉपर्टी मिला है मुझे, 2 प्रॉपर्टीज, जिनकी टाइम लिमिट्स के बारे में जानना चाहूंगा कि कैपिटल गेन के तहत वो 2 साल की इसमें आती है, या वो प्रॉपर्टी जब से बनी है रिटर्न्स में वो आ जाएगा। तो जो मैंने पैसा बिल्डर को दिया है, ये जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो मैं बेच रहा हूँ या बेचूंगा, उसके अगेंस्ट में एडजस्ट होगी। बट मेरा क्वेश्चन सवाल ये है कि जो बिल्डर को पैसा दिया जो कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर होकर गया है, क्या वो मेरा प्रॉपर्टी बाई या परचेज की तौर पे देखा जाएगा? क्योंकि उसके अगेंस्ट में मेरे पास अभी कोई पेपर्स नहीं है, क्योंकि प्री लॉन्च स्टेज है। सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 है, अगर कैपिटल गेन अकाउंट में अगर मानिए कि सेलिंग जो प्राइस है, सेलिंग वैल्यू जो है, और बाइंग वैल्यू में जो डिफरेंस है, मानिए कि सेलिंग वैल्यू मेरा ज्यादा है और बाइंग वैल्यू कम है, तो जो पैसा बच जाता है वो टैक्सेबल होगा कि कैसा होगा? चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपका। कई लोगों के साथ ऐसे उलझने रहती होंगी। इसमें इनके सवाल में क्या है कि इनकी विरासत मिली प्रॉपर्टी। हाँ, तो इनके आई थिंक 2-3 सवाल हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले, आपकी जो प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस से मिली है, तो उसमें आप भूल जाइए कि आपको वो प्रॉपर्टी कब मिली है। तो ये जो 2 साल का पीरियड लॉन्ग टर्म होने के लिए हम देखते हैं, ये हम तब देखेंगे जब जिनसे आपको प्रॉपर्टी मिली है, अगर आपके पिताजी से, माताजी से, तो उस साल में जब उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, वहां से वो काउंट किया जाएगा पीरियड। अच्छा, तो जिस साल से प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी और जितने पे खरीदी थी, तो आपको कब मिली, क्या आपका वो रहा, वो आप भूल जाइए। तो जितने में उन्होंने खरीदी थी, जिस साल में खरीदी थी, वो ही आपका माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां से होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई मुश्किल होता है, पता नहीं चलता पिताजी ने कब खरीदी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो बहुत। अगर इतनी पुरानी प्रॉपर्टी है तो 2001 की वैल्यू लेनी होती है, और उस 2001 की वैल्यू लेने के लिए आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी होती है। तो आप 1 अप्रैल 2021 की वैल्यू ले सकते हैं अगर उससे पहले की प्रॉपर्टी है।
तो आपका ये आई थिंक आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। अब बात है कि आपने अपने बिल्डर को पैसे अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिए हैं। सिर्फ अकाउंट ट्रांसफ़र करने से ये नहीं माना जाता कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है। ये थोड़ा सा लिटिगेशन का मैटर है और हम कई बार इसमें डिस्कशन करते हैं कि आपको कब मानना चाहिए कि प्रॉपर्टी खरीद ली है। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पोजेशन के टाइम को ही माने कि जब आपको पोजेशन मिल गया तब आपने खरीद ली है। अदरवाइज एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे भी कई जजमेंट्स हैं जो अलाउ कर देते हैं। तो आपने सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र किया है, इसके बेसिस पे ये नहीं माना जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है। तो आपका जो टाइमलाइन है इस प्रॉपर्टी को बेचने की, जो आपने इनहेरिट की है वो प्रॉपर्टी बेचने की जो टाइमलाइन है, उसके कंपैरिजन में आपको अपनी ये जो परचेज है उसकी टाइमलाइन एडजस्ट करनी होगी अगर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट लेना है। अब जो पैसा आपको यहाँ से मिला, जो आपने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आप बेचेंगे, आपको जो भी पैसा यहाँ मिल रहा है उसके अंदर का जो गेन का पोर्शन होगा, क्योंकि आप इसमें इंडेक्सेशन लगाएंगे। अगर आप रेजिडेंट है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप इंडेक्सेशन के साथ या इंडेक्सेशन के बिना, जो भी आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है आप उस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आप इसमें गेन आपका पोर्शन आएगा, आपको सिर्फ वो ही इन्वेस्ट करना होता है नई प्रॉपर्टी में। और अगर आप वो अभी नहीं कर रहे हैं, सपोज करिए आप जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो अभी पोजीशन आपको नहीं देने वाले हैं, तो मीनवाइल आप इसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दीजिए, सिर्फ गेन पोर्शन को। और मैं ये मान के चल रही हूँ जो आपको प्रॉपर्टी इनहेरिट आपने की है ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अगर कमर्शियल होगी तो फिर रूल बदल जाएगा, फिर आपको पूरा का पूरा जितना सेल प्रोसीड्स है वो री-इन्वेस्ट करना होगा और मीनवाइल आपको उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना होगा। तो इनका जो गेन हुआ है सिर्फ उसको कैपिटल गेन अकाउंट में रख लें। तो मान लीजिए इन्होंने बिल्डर को प्री लॉन्च ऑफर में जो पैसा दिया, हो सकता है कि गेन वाला पैसा ना हो, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही इन्होंने दिया हो, तो गेन वाला अभी तो बिना गेन के ही होगा क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी बिकी नहीं है। बट अगर जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो 1 साल पहले अगर आप कोई प्रॉपर्टी उसके कंपैरिजन उसमें खरीदते हैं उसका बेनिफिट भी मिलता है और 2 साल बाद का भी मिलता है। तो इनको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी क्योंकि अभी ये प्रॉपर्टी बिकी नहीं है और वो वाली खरीदी भी नहीं गई है। लेकिन प्री लॉन्च ऑफर वाली प्रॉपर्टी जब तक पोजीशन मिलेगा नहीं तब तक तो माना नहीं जाएगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी बेचने में। पोजेशन से थोड़ा सा पहले बेचेंगे तो वो उस टाइमलाइन में ज़्यादा बेटर फॉल करेंगे क्योंकि कोई भी बिल्डर टाइम से डिलीवरी नहीं देता है। सैकत साहब जी, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, क्लियर हुआ। शुक्रिया। मेरा एक्चुअली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो मैम ने जो बोला क्लियर है अभी। तो मैम ने सही बोला कि थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा, वो टाइमलाइन थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक, एडजस्ट करिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हम लोग टैक्स गुरु तो है ही, आप लिखिएगा तो हम लोग उसको भी आगे चल के दूर करेंगे। और फिर हम लोग चर्चा करें कि टैक्स प्लानिंग कैसे बेहतर तरीके से करें। और हमारे साथ गौरी चड्ढा बनी हुई हैं। गौरी, एक सवाल जो हमने ब्रेक पर जाने से पहले बोला था कि लाइफ पार्टनर को गिफ्ट देना ज़्यादा अच्छा है कि लोन देना, इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुका है गुरुग्राम से, अनिल गौबा साहब। उनसे पहले पूछे तो उनके क्या उलझन है, फिर चलूंगा उस सवाल पे। अनिल गौबा साहब नमस्ते। नमस्कार सर। बताया जाए क्या उलझन है आपकी? सबसे पहले थैंक यू, आपका ये शो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और इट्स वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ओह, थैंक यू सो मच आपके प्रेजेंटेशन के लिए। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे को मेरे ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ईसॉप्स मिले हैं और मैंने उसको कुछ सेल करा था एंड कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मैंने मिला मुझे। अब मेरे को इसकी टैक्स कंप्यूटेशन के लिए अकाउंटिंग कैसे करना होगा, क्योंकि मेरा अकाउंट है ICICIdirect.com में, वहाँ पर जो बाय और सेल करता हूँ उसका पूरा रिकॉर्ड दिखता है एंड आई एम एबल टू कैलकुलेट द टैक्स। क्योंकि ये मैंने परचेज नहीं करा था, ये मेरे को ईसॉप मिला था, तो इसका बाइंग वहाँ दिख नहीं रहा है। तो हाउ डू आई अकाउंट फॉर कि किस रेट पे बाय हुआ है, टैक्स कैसे इस पे सबमिट करना होगा मुझे, कंपटीशन कैसे होगा? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, गौरी जी हैं बताएंगे। देखिए, ईसॉप की कैलकुलेशन 2 स्टेजेस पे होती है। पहला होता है जब आपके राइट्स वेस्ट हो जाते हैं, आप उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी कि जिस साल में आपने कंपनी से वो शेयर्स खरीद लिए उस साल में जितने के आप जो आपको गेन हुआ है उस शेयर में वो आपके सैलरी में ऐड होता है। और जिस साल आपने ये एक्सरसाइज की होगी ऑप्शन, उस साल आपने इसको सैलरी में इंक्लूड करके टैक्स दिया होगा। अब इस साल में अगर आपने उन शेयर्स को सेल कर दिया है तो इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा और उस कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ली जाएगी जो उस साल में आपने जितने का कंपनी से लिया था, जिसके बेसिस पे आपने सैलरी के उस पे आपने टैक्स दिया था। तो जो बैलेंस है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। अब क्योंकि ये आपकी ऐप में नहीं दिख रहा है तो आपको जो एक्चुअल जो आपको पता है कि आपने किस रेट पे लिया है, आपको अपनी रिटर्न में वो रेट लेना है और उस बेसिस पे मैन्युअली आप कैलकुलेट करके अपनी रिटर्न में इसको दिखाएंगे। ठीक है अनिल जी।
अनिल जी समझ में आ गई चीज़ें? हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इट्स क्लियर नाउ। चले, थैंक यू सो मच शो में जुड़ने के लिए। शो का समय काफ़ी कम बचा हुआ था। एक मुद्दा जो मैंने आपको बताया था पूछ लूँ गौरी जी से। गौरी, कई लोग लाइफ पार्टनर को लोन दे रहे होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं गिफ्ट दे के लोन देगा, टैक्स प्लानिंग के लिहाज से देना हो, तो पैसा तो एनी हाउ को जाना ही जाना है। अब इसमें अगर आप गिफ्ट देते हैं तो हमारे क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आप माइनर को गिफ्ट दे रहे हैं या स्पाउस को गिफ्ट दे रहे हैं और उनकी उसके ऊपर कुछ इनकम हो रही है, तो वो स्पाउस की इनकम में क्लब हो जाएगा। तो टैक्स प्लानिंग की नज़र से अगर हम देखें तो ये अच्छा तरीका नहीं है कि आप अपने स्पाउस को गिफ्ट करें कोई भी पैसा। अगर आपको जेन्युइनली अच्छा, गिफ्ट करने से क्या होता है? जो आप पैसा दे रहे हैं वो सामने वाले के इनकम में, जैसे हस्बैंड ने वाइफ को कुछ गिफ्ट करा पैसा और वाइफ ने उसकी एफडी करा ली या उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया, तो उसके ऊपर जो भी गेन होगा, जो इंटरेस्ट आएगा या जो कैपिटल गेन होगा, वो हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी। तो अगर हस्बैंड हाई टैक्स स्लैब में आते हैं तो उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं की इनकम में ऐड होने वाला है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक लॉ साफ कर दिया कि रखा हुआ है। बिल्कुल। तो अगर आप इस पे लोन दे देते हैं अपनी वाइफ को या हस्बैंड को, तो आपको क्लबिंग के प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लोन अग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट की पेमेंट होनी चाहिए, आप इंटरेस्ट फ्री लोन ना दे रहे हो, और जेन्युइनली वो पैसा बाद में वापस जाना चाहिए विद इंटरेस्ट, और वो जो इंटरेस्ट है वो स्पाउस की इनकम में ऐड होगा। तो अगर ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप लोन दे के, अगर आपको कुछ भी वाइफ को या हस्बैंड को बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए स्पाउस ने कुछ अमाउंट फंडिंग के लिए देना है, तो वो लोन के जरिए दें, उनको गिफ्ट के तौर पे ना दें। लेकिन इसमें ये है कि अब जो लोन हम दे रहे हैं उस लोन के पैसे को, मान लिया जाए लाइफ पार्टनर हस्बैंड या वाइफ कोई दे रहा है, मान के चला जाए, उस पैसे को वाइफ ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, फिर वहाँ पे उसको कुछ गेन हो गया, और गेन हो गया तो उसने कहा बाकी पैसा तो वापस कर दिया, इंटरेस्ट जो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था वो वापस कर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट चार्ज कर ले लिया, जो ज़्यादा गेन हुआ तो पैसा किसका माना जाएगा? वो फिर वाइफ का या जिस भी स्पाउस को पैसा मिला था उन्हीं का माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स इवेजन नहीं हो रही है। अगर आपने एफडी से 6% इंटरेस्ट कमाया है, आप अपनी रिटर्न में दिखा रहे हैं, और आपने अपने स्पाउस को उनको जितना इंटरेस्ट देना था आपने वो ऑलरेडी दे दिया है, तो कहीं से भी यहाँ पे टैक्स इवेजन नहीं है और सरकार का लॉस नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें गिफ्ट दे रहे हैं, आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा, आपने सिर्फ पैसा दे दिया, ये टैक्स प्लानिंग का एक टूल होता है जिसके जरिए अगर एक स्पाउस की इनकम कम होती है या नहीं होती है, उस केस में लोग ट्रांसफर करके टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ इस चीज को कर्ब करने के लिए गिफ्ट के ऊपर एक सवाल और, मान लिया जाए हमने कुछ घर खर्च के लिए वाइफ को दे दिया पैसा, उस घर खर्च में से कुछ पैसा बचा के अपना उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस पर कुछ गेन हो रहा है, उसका क्या होगा? रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। अगर घर खर्च के लिए पीरियोडिक पेमेंट्स हो रही है, यानी कि मंथली 50,000 रुपए हस्बैंड अपनी वाइफ को दे रहे हैं घर खर्च के लिए, उसको ना गिफ्ट माना जाएगा ना लोन माना जाएगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन प्रोवाइडेड वो जस्टिफाइड हो कि उनका 50,000 के आसपास का खर्चा महीने का होता है। अब 50,000 का महीने का खर्चा है और वो 5 लाख रुपए महीने के ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जस्टिफाइड नहीं है, तो उस केस में फिर से क्लबिंग हो जाएगी। तो ये एक प्रोफेशनल जजमेंट है आपकी, आपको खुद देखना है कि वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर जेन्युइन है तो कोई डरने की बात नहीं। इंटेंशन आपका सही होना चाहिए, बिल्कुल इंटेंशन सही होना चाहिए। एक चीज़ और, मैंने कहीं देखा था कि मान लीजिए मैं गिफ्ट कर रहा हूँ वाइफ को, वाइफ के ने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिला वो हमारे में आएगा, लेकिन उस रिटर्न को फिर इन्वेस्ट करती है तो फिर वो हमारे में नहीं आएगा, वो फिर नहीं आएगा, वो फिर वाइफ के में ही होगा। यानी कि अगर एफडी से 6% रिटर्न कमाया, वो क्लब हो जाएगा स्पाउस की इनकम में। उस 6% के ऊपर जो कमाया वो वाइफ की इनकम ही मानी जाएगी। लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है, तो टफ होती है तो हम आप तो हैं, आप करिए, आप बताइए कैलकुलेशन आगे चले। बट ये क्योंकि प्रोफेशनल जजमेंट का भी एक तरीका है इसको बताना कि किस इनकम से क्या हुआ, तो इसलिए जो गिफ्ट है ये मुझे लगता है स्पाउस के बीच में नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप हिसाब किताब लगा लीजिएगा, और जब ना जहाँ पे आप हार जाइएगा तो हम लोग के पास आएगा, तो गौरी जी रहेंगे, आपको समझाएंगे बेहतर तरीके से। गौरी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समय निकालने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।